हम लोग बात करते हैं हिस्टोन स्ट्रक्चरल फोल्ड। हिस्टोन को थोड़ा सा और हम लोग हिस्टोन प्रोटीन्स के डिटेलिंग्स में जा रहे हैं। तो जो प्रोटीन कोर ऑफ अ न्यूक्लियोसोम इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर दैट असेंबल इन एन ऑर्डर्ड फैशन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए। तो ये हम लोग को पता है न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होगा, जब डीएनए प्रेजेंट होगा, डिस्क शेप तरह का स्ट्रक्चर बनता है और बहुत ही ऑर्डर्ड वे में वो कॉम्पैक्शन प्रोसीड होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें डीएनए हम लोगों ने नहीं रखा हुआ है तो अब वो भाई ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियोसोम भी इंटैक्ट तभी होंगे कि हाँ जब डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल और वो क्या है पॉजिटिवली चार्ज, तो नेगेटिव और पॉजिटिवली जब एसोसिएट होंगे तभी तो न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होगा। और अगर डीएनए नहीं है, अगर डीएनए है ही नहीं तो जो कोर हिस्टोन्स हैं वो क्या होगा, उनमें अच्छे से असेंबली नहीं हो पाएगी, एक इंटरमीडिएट असेंबली होगी अगर सिर्फ सोल्यूशन में आपने डीएनए नहीं डाला है, सिर्फ कोर हिस्टोन्स को डाल दिया है। और जो भी हिस्टोन्स प्रोटीन है वो एक्चुअली में क्या होती हैं, वो एक तरह से कंजर्व्ड होती है। तो दीज आर कंजर्व्ड प्रोटीन। और जो कंजर्व्ड मतलब कि भाई कंजर्व प्रोटीन्स का सेंस क्या हुआ कि वो और भी ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है, उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज देखी जा रही है, तो वो सिमिलैरिटीज देखी जा रही है, कहाँ पे देखी जा रही है, उनको हम कह रहे हैं हिस्टोन फोल्ड डोमेन। तो कुछ ऐसे हिस्टोन फोल्ड डोमेन पाए जाते हैं जो कि बेसिकली कंजर्व्ड। और हिस्टोन फोल्ड डोमेन इज एक्चुअली कंपोज ऑफ 3 अल्फा हेलिकल रीजन। तो अगर देखा जाए कि सभी हिस्टोन प्रोटीन्स में एक हिस्टोन फोल्ड डोमेन्स कुछ पाए जाते हैं और सभी में होते हैं ये 3 अल्फा हेलिकल रीजन्स तो होता ही होता है। और ये जो अल्फा हेलिकल रीजन है वो छोटे छोटे अनस्ट्रक्चर्स, मतलब ना अल्फा बना है ना बीटा बना है, बस वो हल्का सा लिंक है और वो अमाइनो एसिड से, और एक 3 जोन बना रहे हैं, 3 रीजन्स बना रहे हैं। The domain mediates the formation of head-to-tail heterodimers of a specific pairs of histones. अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को ये तो पता चल गया कि कितने हिस्टोन्स होते हैं, H2A होता है, H2B होता है, H3 और H4 होता है, सभी की 2-2 कॉपीज। और सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या चारों जो ये प्रोटीन्स हैं, चारों हिस्टोन प्रोटीन एक ही समय में एक साथ इस तरीके से आके जुड़ जा रही हैं, ठीक है, या अलग अलग जुड़ रही हैं। पहले ऐसा कुछ है क्या कि H2A और H2B जुड़े, फिर H3 H4 जुड़े, फिर आके एसोसिएट हो, तो क्या ऑर्डर्ड मैनर वे में जो बात की जा रही है ऑर्डर्ड फैशन, तो कौन सा ऑर्डर्ड फैशन होता है कि ये जो है ये चारों प्रोटीन्स एक ऑक्टामर बना पाती, तो उनका किस तरीके से वो एसोसिएट होती हैं, ठीक, तो वो हम लोग देखते हैं। तो H3 and H4 histone first form heterodimers that then come together to form a tetramer। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो H3 और H4 हैं वो पहले आई, H3 और H4 ये आ गई, पहले ये क्या बनाई, हेट्रोडाइमर बनाई। हेट्रो क्यों बोल रहे हैं, अलग अलग प्रोटीन है, और डाइमर क्यों बोल रहे हैं, दोनों जुड़ गई हैं, ठीक है। तो एक और H3 H4 बना, इस तरह का डाइमर बना। अब दोनों फिर आपस में जुड़ गए और क्या बना लिया इन्होंने, H3 H4 H3 H4। अब ये क्या बन गया, टेट्रामर बन गया, ठीक। तो अब यहाँ पे 2-2 कॉपीज भी हो गई, H3 H3 H4 H4, 2-2 कॉपीज होनी चाहिए, ठीक, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच। जबकि H2A और H2B हेट्रोडाइमर्स बनाते हैं पर वो टेट्रामर नहीं बनाते। तो कहने का क्या सेंस हुआ कि ये इन कॉन्ट्रास्ट H2A H2B जो है वो हेट्रोडाइमर बनाते हैं, नॉट टेट्रामर, टेट्रामर वो नहीं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, आपको मैच आउट करना है जो आपने अभी यहाँ देखा, हिस्टोन फोल्ड डोमेन क्या होता है और प्लस उनकी असेंबली कैसे होती है, ये दोनों पिक्चर्स आपको मैच आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग इसी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोगों को साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी प्रोटीन को आपने खोली, H2A प्रोटीन को आपने खोली, H2B को खोला, 3 को खोला, 4 को खोला। जब आपने खोला तो सभी के पास क्या होगा, N टर्मिनल होगा साइड और C टर्मिनल साइड होगा, ठीक। N टर्मिनल ये हिस्टोन फोल्ड डोमेन यानी कि 3 अल्फा हेलिकल। अब आप मैच कर सकते हैं, देखिए सभी में क्या है, ये रीजन्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं, 3 अल्फा हेलिकल्स रीजन जो है वो पाए जा रहे हैं, और इन्हीं को आप क्या कह रहे हैं, हिस्टोन फोल्ड डोमेन।
पर आप और मैच आउट क्या कर सकते हैं, आप रिजल्ट थोड़ा सा ये मैच आउट कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि H2B में एक एक्स्ट्रा हेलिक्स पाया जा रहा है और H3 में एक एक्स्ट्रा हेलिक्स पाया। तो आप इस तरीके से थोड़ा इनको ये भी कर सकते हैं कि H2B और H3 ऐसा होता है जिनके पास जो है वो एक्स्ट्रा अल्फा हेलिक्स होता है। अब उसको और डिटेलिंग्स क्या कर सकते हैं, H2B में हेलिक्स 3 हेलिकल रीजन तो पाए जा रहे हैं, प्लस सी साइड में, सी टर्मिनल साइड में एक एक्स्ट्रा अल्फा हेलिक्स पाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप H3 को क्या बोल सकते हैं कि 3 अल्फा हेलिकल रीजन तो पाए ही जा रहे हैं, पर एन टर्मिनल साइड में एक शॉर्ट अल्फा हेलिक्स भी पाया जा रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए जो हम लोग बात कर रहे थे डाइमर और टेट्रामर की, यहाँ पे क्या है H2A H2B ने डाइमर बनाया है और यहाँ पे क्या बना है H3H4 का टेट्रामर बना है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, द असेंबली ऑफ अ न्यूक्लियोसोम इन्वॉल्व्स द ऑर्डर्ड एसोसिएशन ऑफ दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स विद डीएनए। तो ये cause the H3H4 टेट्रामर बाइंड्स टू डीएनए। अब देखिए हम लोगों ने देख लिया था टेट्रामर कैसे बन रहा है। अब ये जो टेट्रामर बना ये क्या करेगा, पहले यही डीएनए से जाके बाइंड कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएंगे, H2A और H2B डाइमर में आएंगे और पूरे क्या बना लेंगे, पूरा न्यूक्लियोसोम बना लेंगे, फाइनल न्यूक्लियोसोम, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियोसोम में हमें कितने चाहिए, H2A H2B H3H4 चारों चाहिए, 2-2 कॉपीज। तो यहाँ पे कंप्लीट असेंबली यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले क्या बन गया है, यहाँ पे H3H4 टेट्रामर बना, देख रहे हैं ये H3H4 टेट्रामर बना और ये इसके बाद क्या आया, डीएनए इससे ज्वाइन हो गया। डीएनए ज्वाइन होने के बाद फिर H2A H2B डाइमर बन रहा है, राइट। ये डाइमर बना और आके यहाँ पे फिर ये 2 डाइमर जो है वो अटैच हो और इस तरीके से असेंबली हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप एक और चीज नोटिस करें तो एंड्स पे यहाँ पे देख रहे हैं एन टर्मिनल एंड, जो इनका एन साइड है वो प्रोटीन्स का एन साइड, ये जो एन साइड है, सी साइड तो अंदर आ जाता है पर जो एन टर्मिनल साइड है वो देखिए इस तरीके से प्रोजेक्टेड दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए ये पूरा एन टर्मिनल जो है ये सभी एन टर्मिनल साइड्स प्रोजेक्टेड दिख रहा है, ठीक। इससे मैच कर सकते हैं, यही चीज जो है वहां दिखाई गई है, दिस एन टर्मिनल साइड्स जो है चेन्स जो है वो दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे अब आप क्या देख सकते हैं कि मेनली इसका रोल क्या होगा, जो टेल्स का रोल होगा, यानी कि जो इस तरीके से एन टर्मिनल पे जो टेल्स बाहर निकल रही हैं प्रोटीन्स की, हिस्टोन प्रोटीन्स की, उनका भी अपना रोल होगा। अब देखते हैं द कोर हिस्टोन, तुरंत याद हो जाना चाहिए कौन से कोर हिस्टोन, H2A H2B H3H4 की 2-2 कॉपी, ईच हैव अमाइनो टर्मिनल एक्सटेंशन कॉल्ड अ टेल। तो टेल हम किसे बोल रहे हैं, सी को नहीं, अमाइनो टर्मिनल, सी अंदर की साइड भी पैक हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम विद ट्रिप्सिन, अब ट्रिप्सिन से जब हम ट्रीट करेंगे, इट रैपिडली रिमूव द एक्सेसिबल अमाइनो टर्मिनल ऑफ द हिस्टोन बट कैन नॉट क्लीव टाइटली पैक हिस्टोन फोल्ड रीजन। तो जब ट्रिप्सिन से, ट्रिप्सिन हम लोगों को पता है ट्रिप्सिन क्लीव करता है ना पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड को, यानी लाइसिन आर्जिनिन, तो वो जब वहां पे क्लीव कर दिया तो एन टर्मिनल, अमाइनो टर्मिनल पे जो थे वो क्या हो गए, वो रिमूव हो जाए। तो जिससे एक पता चल पाता है कि हाँ एन टर्मिनल पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। पर जो ट्रिप्सिन है वो यहाँ पे पाया जाने वाला, यहाँ पे क्या पैकिंग हो गई है, यहाँ पे पैकिंग हो गई है इन अल्फा हेलिक्स की, राइट, अंदर की तरफ आ गए हैं, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। But the exposed amino terminal tails are not required for the association of DNA with the histone octamer. तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हिस्टोन ऑक्टामर की फॉर्मेशन में एंड टर्मिनल साइट्स का कोई रोल नहीं है, पर उसका क्या रोल है वो देखेंगे। तो क्या रोल होता है, इंस्टेड द टेल्स आर साइट्स ऑफ एक्सटेंसिव पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि कहने का सेंस क्या है, ये जो प्रोटीन थी अब इनके पास क्या है, एंड टर्मिनल प्रोजेक्शंस आ जाते। तो स्टडी के दौरान इसको समझने के लिए ट्रिप्सिन से क्लीव किया गया तो देखा गया कि यहाँ पे एंड टर्मिनल्स जो हैं
भाई एनालिसिस की गई होगी तो देखा गया होगा कि हर बार क्या हो रहा है, ये अमाइनो एंड्स मिल रहे हैं, एंड टर्मिनल एंड्स मिल रहे हैं। तो इससे ये पता चला कि जब प्रोटीन पैक हो जाती है तो बाकी जो अल्फा हेलिक्स जो मेन मटेरियल है इन लोगों का, जो टेट्रामर या डाइमर, ये जो हिस्टोन ऑक्टोमर बन रहा है, वो तो अंदर पैक्ड रहता है, ट्रिप्सिन अंदर नहीं घुस पाता है, पर बाहर में पाया जाने वाला ये जो टेल है उसको तो ये एक्सेस कर लेता है और क्लीव कर देता है। फिर उसके बाद बात ये आई कि फिर ये एंड टर्मिनल, ये तो फिर अंदर की तरफ कुछ कर नहीं रहे, तो इनका यहाँ पे रोल क्या हो सकता है। तो बाद में जब पता चला तो ये पता चला कि ये जो है क्या करते हैं, यहाँ पे भाई क्या प्रेजेंट होगा, लाइसिन प्रेजेंट होगा, आर्जिनिन प्रेजेंट, जो भी है, ठीक है, यहाँ पे तो होंगे कुछ प्रेजेंट होंगे। तो क्या होता है, यही वो जगह है जहां पे मॉडिफिकेशंस होते हैं, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये मॉडिफिकेशंस क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ये मॉडिफिकेशन जीन एक्सप्रेशन में, कि जीन को ऑन करना है या नहीं करना है, क्या ऑन करना है या नहीं करना है। अब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द पॉइंट कि ऑन करने का मतलब तो हमें क्लियर है कि भाई यहाँ पे मॉडिफिकेशन कुछ होगा तो ये जो पूरा प्रोटीन है ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा और डीएनए हमारा खुल जाएगा। पर जब काम पूरा हो जाएगा तो फिर से हिस्टोन प्रोटीन्स में ये मॉडिफिकेशंस होंगे और क्या हो जाएगा, ये फिर से डीएनए रैप हो सकता है। इस तरीके से ये वाला जो चीज है वो काम होगा। तो और भी हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग को क्या देखना है कि ये मॉडिफिकेशंस किस किस तरीके के होंगे। ठीक, तो ये जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिस तरीके से फिर हम इस पर ये मॉडिफिकेशन कौन कौन से होते हैं जो बार बार बात हो रही है, फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ठीक है, ऑन सेरीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो सबको समझ में आप लोग ये पकड़ लिया होगा, ये मेन है, और भी होते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ये आप तुरंत समझ सकते हैं कि फॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा, सेरीन पर होगा, क्योंकि उसके पास साइड चेन में क्या है, CH2OH। एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ये सब कहाँ हो रहे हैं, लाइसिन, आर्जिनिन। तो यहाँ पे एंड टर्मिनल साइड में जो भी अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज पाए जा रहे हैं, दिस वन यहाँ पे, तो यहाँ पे वही मॉडिफिकेशंस होंगे, और ये मॉडिफिकेशंस जो हैं रेप्लिकेशन के समय या ट्रांसक्रिप्शन के समय जो है वो हिस्टोन प्रोटीन को हटाने में या वहाँ वापस से जोड़ने में, जब काम पूरा हो गया, वो मदद करता है। ये एक और पिक्चर है जहाँ पे थोड़ा सा हमें एक और आइडिया मिल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये कैन हैव अ लुक। तो अगर आप देखें, ये पूरा एक हिस्टोन कोर है, 2-2 कॉपीज का बना हुआ है, पूरा डिस्क शेप है, हम लोगों ने बात भी की अभी। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अमाइनो टर्मिनल टेल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर आप देखें दिस कलर H2A एंड दिस H2B, तो ये क्या है, H2A और ये H2B। H3 H4 कहाँ है, अपर साइड। तो वही प्रोटीएज ट्रीटमेंट मीन्स ट्रिप्सिन से जब ट्रीट किया गया तो देखा गया ये जो है स्ट्रैंड्स सेपरेट हुए। फिर जब इन स्ट्रैंड्स की फर्दर एनालिसिस की गई तो देखा गया हर स्ट्रैंड के पास क्या था, अमाइनो एंड टर्मिनल एंड था, जो कि इससे पता चला कि जो प्रोटीन जब पैक हो जाती है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन्स के जो एंड टर्मिनल एंड्स है वो इस तरीके से बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहते हैं, और इन्हीं प्रोजेक्शन होने के कारण यहाँ पर हम हिस्टोन मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, और ये मॉडिफिकेशंस हमें बहुत तरह के इम्पोर्टेंट रोल दिखाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे और क्लियरिटी के साथ थोड़ा दिया गया है कि जो मॉडिफिकेशन होता है टेल में, ज्यादातर मॉडिफिकेशंस कहाँ देखने को मिलते हैं, मेजर मॉडिफिकेशन अमाइनो टर्मिनल टेल पर ही मिलता है, और कभी कभी कुछ मॉडिफिकेशन हिस्टोन फोल्ड्स पे पाए जाते हैं। पर मेजर हम लोगों का एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट क्या है, दिस अमाइनो टर्मिनल टेल्स। और वहां पे कौन कौन से मॉडिफिकेशंस ज्यादा देखे गए हैं, फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, यूबिक्विटिनाइलेशन एंड सुमोइलेशन। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, एक पिक्चर है, राइट। यहाँ पे आप थोड़ा इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, हम लोगों ने देखा
यही है ना, जो एक फिगर आप मैच आउट करते चलें, यही है। ये सारी H2A H2B प्रोटीन का आपको डोमेन्स के साथ यहाँ रिप्रेजेंटेशन है। इसी को यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा फिगर नहीं बनाया गया है, यहाँ पे ये स्लैश इस तरीके से जो बनाया गया है, इसमें ये क्या बताने की कोशिश की गई है कि आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका वही 3 अल्फा हेलिक्स है, 3 अल्फा हेलिक्स डोमेन में पाई जाती है। तो थोड़ा छोटा कर दिया गया है। बाकी एंड टर्मिनल डोमेन को, यानी इस पार्ट को एक्सटेंड कर दिया गया है उस फिगर में, राइट। दिस पार्ट, इस पार्ट को सभी प्रोटीन्स के इस पार्ट को एक्सटेंड कर दिया। तो एक्सटेंशन में अगर हम लोग देखें क्लियरली, हमें क्या दिख रहा है कि एंड टर्मिनल पे कुछ, भाई ये तो हमें पता ही है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं, पर अगर देखा जाए आर्जिनिन और लाइसिन का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आर्जिनिन एंड लाइसिन में आर और के लिख रही हूँ, और सेरीन, ठीक है। तो ये बताया गया कि ये जो है वो अमाइनो एसिड है जिन पर की मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको देख रहा है कि जो फ्लैग शेप का स्ट्रक्चर है वो एसिटाइलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग मिथाइलेशन, दिस इज यूबिक्यूटेनाइलेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जैसे इस प्रोटीन में H2A में आपको यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि एंड टर्मिनल डोमेन पर, एंड टर्मिनल साइट पर ये 3 अमाइनो एसिड हैं, और रिसर्च ने ये बताया कि लाइसिन जो प्रेजेंट है 4th पोजीशन और 5th पोजीशन पे, वहां पे एसिटाइलेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले पोजीशन पे सेरीन है, यहाँ फॉस्फोराइलेशन। उसी तरीके से H2B में क्या दिखाया गया है, 5 पोजीशन, 12 पोजीशन और 15 पोजीशन पे एसिटाइलेशन, और 14th पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन। H3 पर आप देखें तो बहुत ज्यादा ही यहाँ पे है कि प्रियोनीन पे भी हो सकता है। तो आप याद रख सकते हैं कि सेरीन और प्रियोनीन ये 2 अमाइनो एसिड हैं जिन पे फॉस्फोराइलेशन हो सकता है। आप देख रहे हैं लाइसिन K4 और K9, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एसिटाइलेशन भी हो रहा है और मिथाइलेशन भी हो सकता है। फिर सेरीन, थ्रियोनीन, डिफरेंट पोजीशन, फॉस्फोराइलेशन, देन एज सच यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हिस्टोन फोल्ड में कभी कभी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है K79, यानी यहाँ लाइसिन 79th पोजीशन पे जो है हिस्टोन फोल्ड में पाया जाता है, वहां पे एक मॉडिफिकेशन मिथाइलेशन का देखने को मिल रहा है। तो ये ओकेशनल हो गया, पर आप देख रहे हैं कि ज्यादातर मेजर मॉडिफिकेशंस जो हैं, वो कहाँ पाए जा रहे हैं, वो पाए जा रहे हैं। तो उसी तरीके से H4 में भी देख रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये आपको जो पिक्चर दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मॉडिफिकेशंस के नाम याद रखने कि कहाँ पे क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं। यहाँ पे बात यहाँ पे ये आती है कि जैसे एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, आपको ये सब थोड़ा सा डिटेलिंग्स में देखना होगा। पोजीशंस नंबर नहीं याद करने हैं, पर ये थोड़ा समझना है क्या चीज लगने से जीन ऑन हो सकता है, हम क्या बोलेंगे, जीन एक्सप्रेस हो सकता है या रिप्रेस हो सकता है। तो बहुत सारे वर्ड जो हैं वो यूज होते हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ वर्ड बोला ऑन या ऑफ होना फॉर जस्ट अ सिंप्लिसिटी, बट आप और क्या बेटर जो यूज होता है वो क्या है, जीन एक्सप्रेस हो रहा है या रिप्रेस हो रहा है। तो हो सकता है रिस्पेक्टिव पोजीशन पे, मान लेते हैं अगर इस पोजीशन पे फॉर एग्जांपल H2A पे अगर ये वाले मॉडिफिकेशंस हो गए, तो हो सकता है कि ये न्यूक्लियोसोम जो है वो रिलीज हो जाए डीएनए से और डीएनए खुल जाए। तो जब डीएनए खुल जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि इन सब मॉडिफिकेशन की होने की वजह से जीन एक्सप्रेस हो गई, ठीक। और फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि H2B पे ये सारे मॉडिफिकेशंस हुए, और ये सारे मॉडिफिकेशन होने के बाद क्या हुआ कि हिस्टोन प्रोटीन आपस में जुड़ गई। जब आपस में जुड़ गई तो इसका मतलब है डीएनए फिर से रैप हो गया, यानी कि जीन क्या हो गया, रिप्रेस हो, ठीक है। तो कहने का सेंस ये नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर पोजीशन आपको याद रखनी है, आपको सिर्फ ये समझना है कि हिस्टोन का मॉडिफिकेशन जीन को एक्सप्रेस या रिप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है।
ठीक। अब आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा हालांकि आई थिंक क्लियर होना चाहिए। तो अब यहाँ देख रहे हैं ये हिस्टोन प्रोटीन है, मान लीजिए इसको H2A ही मान लीजिए। उसका ये एंड टर्मिनल पे क्या है पाया जा रहा है, लाइसिन। लाइसिन का सभी को स्ट्रक्चर याद होगा, साइड चेन का ये बना रहा है CH2 4 और लास्ट में क्या होता है NH तरीके से होता है। तो अब आप यहाँ देखिए हैट हिस्टोन ट्रांसफरेज, जो एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इसने एसिटिल ग्रुप ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, एसिड। तो इसको हम क्या कहेंगे, हैट एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग एसिटिल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो गया, एसिटाइलेशन प्रोसेस। ये आपको क्या दिखा रहा है, एसिटाइलेशन। ठीक है। पर एक ऐसा ग्रुप भी है एंजाइम का जिसको बोलते हैं HDAC, हिस्टोन डीएसिटाइलेज, राइट। तो ये क्या करेगा, ये वापस से एसिटिल ग्रुप रिमूव करके हिस्टोन को नॉर्मल कर। तो ये हो गया हैट एंड HDAC का रोल। अब उसी तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने बात की थी ना कि अब इस हैट प्रोटीन को भी किसी ने बुलाया होगा कि ऐसा करो। ठीक है। तो वो सब प्रोटीन को भी हम लोग बाद में एक्सप्रेशन में बात करेंगे। अब बात है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन में क्या हो रहा है, ध्यान में देखिए, HMT एंजाइम, मिथाइल ट्रांसफरेज, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है। आर्जिनिन पे देखिए इसने ऐड किया, इसको क्या कहेंगे, मिथाइलेशन। LSD1 जो है वो क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है मिथाइल ग्रुप। फिर क्या है, यूबिक्यूटिनाइलेशन। यूबिक्यूटिनाइलेशन में क्या होता है, यूबिक्यूटिन, दे आर एक्चुअली 73 अमाइनो एसिड की छोटी छोटी प्रोटीन्स होती, राइट। तो ये जो है यूबिक्विटिन कंजुगेटिंग एंजाइम, तो वो एंजाइम जो कि यूबिक्विटिन प्रोटीन मॉलिक्यूल को कॉन्जुगेट कर दें, ऐड कर दें, तो वो क्या होगा, वो कहलाएगा प्रोसेस यूबिक्यूटिनाइलेशन। यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर आइसोपेप्टाइडेज अगर आ जाए तो यहाँ से क्लीव करके वापस से इसको नॉर्मल कर सकते। नेक्स्ट इज फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन कौन करते हैं, काइनेज। हम लोग बहुत बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो हिस्टोन ने क्या किया, इस पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। ये कहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा सकता है, थ्रियोनिन या सेरीन पर, हिस्टोन के एन टर्मिनल डोमेन पे जो ये पाए जा रहे हैं। फॉस्फेटेज ग्रुप जो है फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करके फिर से नॉर्मल हो गया। एडीपी राइबोसाइलेशन, यहाँ पे क्या है, एडीपी राइबोज, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर ही दिखा है कि यहाँ पे एन टर्मिनल साइड में क्या जुड़ा हुआ है। ये देखिए पूरा का पूरा एक एडीपी राइबोसिल ग्रुप क्या होता है ये, इसको जो ऐड करने वाला एंजाइम है वो क्या है, एडीपी राइबोसिल ट्रांसफरेज। रिमूव करने वाला क्या है, एडीपी राइबोसिल हाइड्रोलेज। उसी तरीके से है सुमोइलेशन। तो ये भी एक है स्मॉल प्रोटीन, ये इसको कौन ऐड कर रहा है, सुमो कॉन्जुगेटिंग एंजाइम। रिमूव कौन कर रहा है, सुमो स्पेसिफिक प्रोटीएज, जो कि इसको डिटेक्ट करके रिमूव करके है। तो अब आप देख रहे हैं कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि हिस्टोन में इस तरीके के मॉडिफिकेशंस कर रही हैं। ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशंस जब हो रही हैं तो हो सकता है जीन एक्सप्रेस हो या रिप्रेस हो। ठीक है। काम पूरा होने के बाद वापस से उसको उस फॉर्म में अगर लाना है तो फिर क्या हो सकता है, जीन को एक्सप्रेस किया जा रहा हो अगेन या रिप्रेस। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से उसी चीज को थोड़ा सा फ्लो चार्ट में तरीके से आया गया है। Because the covalent modification alter the accessibility of chromatin to general transcription machinery, they have been proposed to function as master on-off switches that determine whether a gene is active or inactive. Extremely important. आप देख सकते हैं जीन की ऑन और ऑफ का एक तरह से स्विच की तरह यहाँ पे ये सारे मॉडिफिकेशंस बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग में हुआ क्या है, बस न्यूक्लियोसोम ऐड हुआ है, वो किसका बना है, हिस्टोन का बना है। तो यहीं पर हमारे लिए बेहतर है इस बात को भी समझना कि वहीं पर अगर हिस्टोन डीएनए को रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन करना हो तो उसी समय हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। तो रिमूव, हम बस यहाँ पे आपको ये एक्सपेक्ट समझाना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि ये सारे मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, जीन को ऑन कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं। ये क्या कर रहे हैं, ये सारे ही मॉडिफिकेशन अपने अपने एंड से काम करेंगे
जीन को रेगुलेट करने के लिए। इसलिए सबसे बेहतर वर्ड क्या होता है, जीन को रेगुलेट करना। तो रेगुलेशन में अपने आप ही आ गया ऑन करना या ऑफ करना। ऑन का मतलब अपने आप ही आ गया जीन को एक्सप्रेस करना, ऑफ का मतलब हो गया रिप्रेस करना। तो ये बिल्कुल नहीं याद कर लेना है कि हाँ ये सारे मॉडिफिकेशन में कोई भी मॉडिफिकेशन हो गया तो जीन जो है वो जो डीएनए है वो हिस्टोन को छोड़ देगा और जीन एक्सप्रेस होने लगेगा, ट्रांसक्रिप्शन करने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप उसी बात को देख सकते हैं, लेवल ऑफ स्पेसिफिक हिस्टोन मॉडिफिकेशन और मार्क्स are maintained by the balanced activity of modifying and demodifying enzymes। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे अब जो आपको दिख रहा है हैट HDAC, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हिस्टोन प्रोटीन्स पर हैट एंजाइम आया और एसिटिल ग्रुप ऐड कर दिया। ठीक है, ये तो बहुत जगह मान लीजिए उसने एसिटिल ग्रुप ऐड कर दिया, जैसे अभी हम लोगों ने इस फिगर में देखा था। तो यहाँ पे एसिटाइलेशन प्रोसेस आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर में। तो ये जो एसिटाइलेशन प्रोसेस है तो ये क्या कर सकता है, ये ऐड करेगा एसिटाइल ग्रुप। फिर उसी टाइम पे हो सकता है कि जब काम पूरा हो गया हो, जीन एक्सप्रेस या रिप्रेस हो गया हो, उसके बाद वापस उसको उस पोजीशन में लाना है, रिमूव करना है। तो ये तो सब बैलेंस चलते रहना चाहिए ना। जैसे हम लोगों ने देखा था बायोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, तो जब ग्लाइकोलिसिस चलेगी तो उस समय ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं चल सकती, जब ग्लूकोन्यूज चलेगी तो ग्लाइकोलिसिस नहीं। तो क्या हो रहा है, वहां पे बैलेंस किया जा रहा है, या ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हम लोगों ने देखा। ठीक, तो इस तरीके से इसको रिलेट करना है, मॉडिफाइंग एंड डीमॉडिफाइंग। The activities of these two set of enzyme may be shifted by changes in their intracellular distribution and targeting to chromatin or action of inhibitors। तो इन प्रोटीन्स को या इन एंजाइम को कब काम कराना है, कब एक्टिव करना है, कब इनएक्टिव करना है, ये डिपेंड करता है किस तरीके से इंट्रासेल्यूलर में डिमांड चल रही है। मान लेते हैं लीवर में किसी एक प्रोटीन की डिमांड अचानक बढ़ गई, तो स्पेसिफिक किसी जीन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, या हो सकता है कि इनहिबिट करना पड़ेगा, तो वहां अलग इनहिबिटर्स काम करेंगे कि वो क्या करेंगे, हैट को बंद कर दें, HDAC को बढ़ा दें, कुछ ऐसा हो सकता है। तो these some histone modification may act as molecular switches enabling or blocking the setting of the overall other covalent marks। These modifications are used as recognition landmarks by the other proteins that bind chromatin and initiate downstream process such as chromatin compaction or transcription regulation। Besides modification, linker histone subtypes can also promote selective, अब देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया, selective gene expression means what, कि इस पर्टिकुलर जीन को इस समय ही इस पर्टिकुलर ऑर्गन में एक्टिवेट होना, तो ये सिलेक्शन हो गया ना। तो दिस इज काइंड ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जो हम लोग बात कर चुके हैं उसी को बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई एक ही मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है। अब मान लेते हैं, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये तो एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन हो गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एसिटाइलेशन भी है, मिथाइलेशन भी है, फॉस्फोराइलेशन भी है इस प्रोटीन के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस समय इतने सारे मॉडिफिकेशन इस पे तो 3 ही हुए हैं। तो अब ये जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं, इस मॉडिफिकेशन की वजह से हो सकता है कि जो प्रोटीन जीन है उस जीन को ऑन करने में मदद की जा रही हो या ऑफ करने में। So there is a kind of combination of modification that can lead to activation or repression of genes। ठीक, तो अभी ये आप समझेंगे एक एक